सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दिस इज हितेश भैया। जितने भी स्टूडेंट देखिए क्लास 10 में हैं और 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सामाजिक विज्ञान के यदि आप ये 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड परीक्षा से पहले तैयार कर लेते हो, और तैयार करना ही है आप लोगों को, यदि आप ये तैयार करके जाते हो बोर्ड एग्जाम से पहले एक एक टॉपिक, तो होपफुली आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिक से देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर देखिए आपको हिस्ट्री के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी कराए गए हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने आपको भूगोल के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको बताए गए हैं कि कौन कौन से प्रश्न, कैसे कैसे प्रश्न, कैसे किस तरीके से प्रश्न आते हैं आपके टॉपिक में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो भी आपको बताए गए हैं। और लास्ट में आप देख सकते हो कि आपके बोर्ड परीक्षा में अर्थशास्त्र के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो भी आपको बताए गए। यानी इस पूरी कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद आप सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में एकदम A to Z पूरी जानकारी प्राप्त कर लेने वाले हो। यदि आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो आप लोग इजीली 95 प्लस सामाजिक विज्ञान में कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले आपको हिस्ट्री के अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको तैयार करके जाने हैं, जिनसे आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक आप लोगों का है फ्रांसीसी क्रांति, यानी कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो कब हुई थी, कैसे हुई थी, ठीक है। और इसमें कौन सा कह सकते हो शासक था यहाँ पर, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति के से पहले कौन शासक था, फ्रांसीसी क्रांति से बाद कौन शासक था, ये सारी जानकारी आपको इस पूरे टॉपिक में एकदम अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक है। 100% गारंटी है कि भाई साहब यही के यही टॉपिक से आपके सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको हिस्ट्री में दूसरा जो टॉपिक पढ़ना है वो इटली का एकीकरण। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का है, इटली का एकीकरण। ऐसे ही देखिए आपको जर्मनी का एकीकरण भी बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। ये वो टॉपिक है जिनसे आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। तो भाई साहब ये देखिए 4 टॉपिक जो आप लोगों के हैं ये आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये आपको 4 टॉपिक चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे चैप्टर नंबर 5 से आपका सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होता है इतिहास का, जो कि होता है भाई साहब आप लोगों का, जिससे पूछा जाएगा महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह। देखो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, ठीक है, जिसके 3 प्रमुख आंदोलन थे, ठीक है, जिसके 3 प्रमुख कारण थे, ठीक है। तो सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने चलाया था जिसके 3 प्रमुख कारण थे। वो 3 प्रमुख कारण बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मैं आपसे कहूँगा कि ये पूरा टॉपिक ही आप लोग एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह जो आंदोलन है इसको आप पूरा एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए इसके बाद आपको जो सेकंड यानी अगला जो टॉपिक आप लोगों का 6 नंबर है, और ये जो आपका चल रहा है ये चैप्टर 2 चल रहा है, ठीक है। चैप्टर 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं जो कि चैप्टर नंबर 1 था, 4 टॉपिक थे, कंप्लीट कर चुके हैं। ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है जो कि भारत में राष्ट्रवाद है। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, सोशल साइंस का दूसरा चैप्टर है इतिहास का भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो अब चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। टॉपिक नंबर 7 है आप लोगों का महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। जो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए महात्मा गांधी टोटल 3 महात्मा गांधी जो थे उन्होंने टोटल 3 आंदोलन चलाए थे, ठीक है। तो सबसे पहला था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। दूसरा था आपका भारत छोड़ो आंदोलन, और तीसरा जो आप कह सकते हो वो था आपका असहयोग आंदोलन, ठीक है, जो कि यहाँ पर मैंने नहीं लिखा हुआ है, फिलहाल आप तैयार कर लेना असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। हालांकि जो असहयोग आंदोलन है वो आप सभी लोगों का यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन, ठीक है, तो आप लोग मत देखिएगा, असहयोग आंदोलन पहले से यहाँ पर हमने आपको बता रखा है। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। अब देखिए आपका जो 9वां टॉपिक है वो आप लोगों का है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात आने वाली आर्थिक महामंदी, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों का चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो आपका तीसरा चैप्टर है, ठीक है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात आने वाली आर्थिक महामंदी जो कि भारत पर आई थी, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखिए 10वां टॉपिक है विश्व युद्ध, ठीक है, सॉरी विश्व अर्थव्यवस्था
को स्थान ग्रहण करने में तकनीकी का योगदान, यानी विश्व अर्थव्यवस्था ने भाई किस तरीके से स्थान को ग्रहण किया था, उसमें तकनीकी का क्या योगदान था, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अभी आप तैयार करके ज़रूर जाएंगे। इसके बाद देखिए 11वां नंबर पर टॉपिक आता है भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामंदी का प्रभाव। ठीक है, तो यानी जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी, इस पर जो वैश्विक महामंदी आई थी प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, वो आपको यहाँ पर उसके बारे में एकदम अच्छे से सचित्र से उसका वर्णन करना है। ठीक है, तो देखिए ये जो 11 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे ना, ये आपके हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, यानी कह लो तो आपके इतिहास के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। तो अभी तक आपने 11 इतिहास के टॉपिक देख चुके हैं। अब चलिए हम आपको बताने वाले हैं आपके भूगोल के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और आपको सारे के सारे टॉपिक एकदम अच्छे से नोट कर लेने हैं, और इन्हीं के बारे में आपको इन्हीं को ही पढ़ना है, इन्हीं से ही आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए इसके अलावा एक टॉपिक आपका हिस्ट्री का एक और टॉपिक रह गया था, जो कि आप लोगों का ब्रिटेन वुड्स समझौता तथा ब्रिटेन वुड्स ट्वीन। ठीक है, तो इसे केवल आप ये कह सकते हो कि ब्रिटेन वुड्स समझौता, यानी भैया जो आपका ब्रिटेन वुड्स समझौता था ये क्या था, और ये दो लोगों के बीच में हुआ था। मैं आपको बता दूं, ये दो लोगों के बीच में हुआ था। ठीक है, ब्रिटेन वुड्स समझौता जो था 2 लोगों के बीच में हुआ था। अब उसमें क्या बातें हुई थी, किन 2 लोगों के बीच में हुआ था, ये सारी जानकारी आपको ब्रिटेन वुड्स में पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए भूगोल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भूगोल के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो देखिए 13वें नंबर पर जो आपको टॉपिक तैयार करना है, यानी 13 नंबर पर जो आपको टॉपिक तैयार करना है, वो भारत में मिट्टी के प्रकार। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, ठीक है, कि भारत में मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती हैं। ठीक है, यदि आप वो पता कर लेंगे भारत में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं, यदि आपको ये पता हो गया कि भारत में कितनी 9 प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं कि 11 प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं, यदि आपको ये पता चल गया, उनके नाम आपको पता चल गए, इसके बारे में आपको उनकी अंदर की चीज़ें जो होती हैं वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं, तो आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है, भारत में मिट्टी और मिट्टी के प्रकारों का वर्णन कीजिए, आपको वो तैयार हो जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए मृदा संसाधन, अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 14, मृदा संसाधन। तो यहाँ पर आपको मृदा संसाधन के बारे में जानकारी अच्छे से करनी होगी, इसका सचित्र एकदम वर्णन आपको तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद 16 नंबर यानी 16वां टॉपिक है भूक्षरण पर चर्चा। देखिए भूक्षरण मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ रैंडम कि भूक्षरण क्या होता है। देखिए भूक्षरण का मतलब होता है कि जो हमारी भूमि होती है, जब ये अपने स्थान से, भाई जब ये अपने स्थान से अपनी जगह को छोड़ देती है, या फिर कह सकते हो कि भूमि को हम लोग खोदने लगते हैं, या फिर भूमि को हम लोग पानी के ज़रिए बहा देते हैं, तो भूमि का क्षरण होने लगता है, यानी भूमि जो होती है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है, तो उसी को लगभग भूमि क्षरण कहते हैं। ठीक है, भूमि का अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, या फिर भूमि को अपने स्थान से छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाना भूक्षरण कहलाता है। ठीक है, भूमि खत्म होना भी कह सकते हो भूक्षरण कहलाता है। तो जो आपका भूक्षरण होता है यानी भूमि क्षरण होता है, इसके बारे में आपको एकदम अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए भूमि संसाधन क्या होता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भूगोल का, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके नंबर पर 18 नंबर टॉपिक है इसके बाद मृदा अपरदन क्या होता है। मृदा अपरदन क्या होता है, भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकार, मृदा अपरदन के उत्तरदायी कारण। तो देखिए सबसे पहले मृदा अपरदन आप तैयार कर लेंगे टॉपिक में, फिर भारत में जो प्रचलित मृदा अपरदन के जो प्रमुख प्रकार हैं, यानी कि ऐसे कौन कौन से प्रकार हैं जिनसे कि मृदा जो होती है वो अपरदित होती है। मृदा अपरदन का मतलब होता है वही भूमि क्षरण कह लो या फिर वही मृदा अपरदन कह लो। ठीक है, तो मृदा अपरदन का भी मतलब यही होता है कि जो मिट्टी होती है उसका अपने स्थान से छोड़ करके किसी अन्य स्थान पर चले जाना, या फिर भूमि को अपना स्थान एकदम कह सकते हो वहाँ से हम जैसे मान लीजिए भूमि है, ठीक है, तो मृदा यदि है तो मृदा को हम लोग खोदते हैं, ठीक है, मृदा का हम लोग नष्ट कर देते हैं, ठीक है, तो ये सब मृदा अपरदन में आता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, यदि आपको ये सारे कारण पता करने हैं, यदि आपको ये सारे कारण पता मतलब पढ़ने हैं, तो आप इस पूरे टॉपिक को पढ़ लीजिए, और ये पूरा टॉपिक आपके बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए 20 नंबर टॉपिक यानी हमारा अगला 20 नंबर टॉपिक है कि अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व।
अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप तैयार करके ज़रूर जाएंगे। इसके बाद देखिए 21 नंबर पर है कि गन्ने की उपज के लिए आवश्यक तापमान, वर्षा की दशाओं का वर्णन, गन्ना के प्रमुख उत्पादक राज्य। यानी भैया गन्ना के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, जो गन्ना के प्रमुख, ठीक है, जो गन्ने के प्रमुख क्षेत्र हैं, जो प्रमुख राज्य हैं जहाँ पर गन्ना सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो आपको पता करना है। इसके अलावा जो गन्ने की खेती होती है उसके लिए वर्षा, मतलब कि वर्षा की दशाओं का वर्णन करना है कि भाई साहब हम लोग किस समय में गन्ने की खेती को लगाते हैं, ठीक है, और कौन से समय में जो गन्ने की खेती होती पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है, और इसके कौन कौन से प्रमुख राज्य हैं। तो ये सारी जानकारी यदि आप कर लेंगे तो गन्ने के बारे में बोर्ड परीक्षा में ज़रूर प्रश्न आता है, ठीक है। इसके बाद 22 नंबर यानी 22 नंबर टॉपिक है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, ठीक है। तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं, ठीक है। अब देखिए ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का मतलब ये है कि हम लोग होते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो किसी काम को पैदल कर सकते हैं, या तो किसी काम को करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कह सकते हो कि किसी साधन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा के ऐसे कौन कौन से गैर परंपरागत स्रोत हैं, आपको उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये सारे के सारे भूगोल के। यदि आप भूगोल के केवल इतने टॉपिक तैयार कर लेते हैं, मैं आपसे एक गारंटी ले रहा हूँ कि इससे बाहर प्रश्न आपका नहीं आने वाला, ठीक है। हर एक टॉपिक आपको ईजिली एकदम अच्छे से आपको किताब में मिल जाएगा, वहाँ से ये सारे टॉपिक आप कवर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद 23 नंबर पर जो हमारा टॉपिक आता है वो है पर्यावरण प्रदूषण। तो पर्यावरण प्रदूषण पर आपको देखिए, आप केवल कुछ मत करिए, पर्यावरण प्रदूषण आप डालिएगा, गूगल पर डालिएगा, यूट्यूब पर डालिएगा, कहीं पर आपको जो भी वीडियो मिल जाती है, जो भी जैसी भी वीडियो मिल जाती है, आपको जो वीडियो पसंद आती है उस वीडियो से आप एक निबंध तैयार कर लेंगे बस। यदि आप निबंध तैयार कर लेंगे तो भूगोल का ये जो टॉपिक है ना, पर्यावरण प्रदूषण, भारत के पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव, ये आपको तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये हिंदी में एक निबंध के रूप में आता है। और आपका ये सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में भी ये प्रश्न सीधा पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो आपका निबंध भी तैयार हो जाएगा हिंदी का, और आपको सोशल साइंस का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक कह लो या फिर प्रश्न कह लो, वो भी तैयार आपको हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है नागरिक शास्त्र, ठीक है। तो टोटल 23 टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि आपके इतिहास और भूगोल को लगा करके हैं। अब यहाँ से आपको पढ़ने वाले हैं या फिर आप समझने वाले हैं नागरिक शास्त्र के इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो चलिए नागरिक शास्त्र के कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आपका है 24 नंबर कि भारत में संघीय शासन और उसकी प्रमुख विशेषताएं। तो भारत में संघीय शासन क्या है आपको ये पढ़ना है, और उसकी प्रमुख विशेषताएं आपको पढ़नी है। तो दोनों ही चीज़ें आपको अच्छे से एकदम तैयार कर लेनी है। चलिए इसके बाद देखते हैं। देखिए इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है नागरिक शास्त्र का, वो है 25 नंबर की भारत में विकेंद्रीयकरण, ठीक है। जो भारत में जो विकेंद्रीयकरण होता है ये क्या होता है, आपको इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। विकेंद्रीयकरण के बारे में पढ़ना है। विकेंद्रीकरण के लिए भारतीय संविधान की व्यवस्थाएं क्या थीं, उनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो दोनों के बारे में सबसे पहले आप भारत में विकेंद्रीकरण क्या होता है ये पढ़ेंगे, फिर विकेंद्रीकरण के लिए भारत संविधान की व्यवस्थाएं क्या थीं, ठीक है। भारतीय संविधान में ऐसी क्या विशेषताएं थी विकेंद्रीकरण के लिए, वो आपको पढ़नी है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों चीज़ें आपको एकदम अच्छे से टॉपिक में तैयार कर लेनी है। इन दोनों से आपके कई प्रकार के प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं। चलिए 26 नंबर पर देखते हैं हमारा अगला टॉपिक कि भारत में स्थानीय स्वशासन। तो भारत में जो स्थानीय स्वशासन है इसके बारे में आपको एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला है सामाजिक भेदभाव। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 28 नंबर पर हमारा टॉपिक है भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव। काफ़ी ज़्यादा प्रचलित टॉपिक है और आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि भाई भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये एक आप कह सकते हो ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो प्रश्न इससे ज़रूर बनता है। अगला टॉपिक है 29 की नारीवाद क्या है, ठीक है। नारीवाद क्या है ये आपको तैयार कर लेना, सबसे पहले डिफिनीसन कह लो या फिर इसके बारे में आपको जो भी चीज़ पता करनी है सब पता कर लेंगे, ठीक है। नारीवाद क्या है, भारत के विधायिकाओं में महिलाओं की प्रतिनिधित्व, ठीक है। भारत के विधायिकाओं में महिला के प्रतिनिधित्व के बारे में भी आपको अच्छे से जानकारी पता कर लेनी है। इसके बारे में इसके बाद यानी हमारा तीसरा यानी 30 नंबर टॉपिक यानी 30वां टॉपिक है कि राजनीतिक दल क्या होता है। राजनीतिक दल क्या होता है इसके बारे में एकदम अच्छे से आप पढ़ लेंगे।
लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा, यानी लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल होते हैं, है ना, आपको सारे राजनीतिक दलों के बारे में एकदम अच्छे से चर्चा कर लेनी है। इसके अलग अलग प्रकार होते हैं तो उनको आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद देखिए 31 नंबर टॉपिक है कि लोकतंत्र शासन प्रणाली क्या होती है, ठीक है। इससे आप क्या समझते हो, डेफिनीशन, परिभाषा, इसके बारे में जो भी चीज़ है आपको एकदम अच्छे से तैयार कर लेनी है, क्योंकि यदि आप इस टॉपिक को पूरा तैयार कर लेंगे, जो भी टॉपिक आपके, यदि आप इन टॉपिक को पूरा तैयार कर लेंगे ना, तो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे ना, इन्हीं के कहीं ना कहीं इन्हीं से जुड़े हुए होंगे। जैसे कि लोकतंत्र शासन प्रणाली क्या होती है, इससे आप क्या समझते हैं, इसका सचित्र वर्णन कीजिए। इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद 32 नंबर टॉपिक है कि लोकतंत्र क्या होता है। बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड और बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र द्वारा उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन, ठीक है। लोकतंत्र के द्वारा किस तरीके से जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन किया जाता है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि लोकतंत्र क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले आपको लोकतंत्र पढ़ लेना है। फिर लोकतंत्र के अंदर जब आप जाएंगे तो लोकतंत्र द्वारा जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन कैसे किया जाता है, वो चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है। इसके बाद फिर अगली चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगी कि भारत में लोकतंत्र के लिए आवश्यक घटक जो होते हैं वो आपको पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके क्रम वाइज होते हैं, ठीक है, स्टेज वाइज होते हैं। जैसे कि सबसे पहला स्टेप लोकतंत्र आपने समझ लिया, फिर आपने लोकतंत्र द्वारा जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन किस तरीके से किया जाता है आपने वो समझ लिया, ठीक है। इसके बाद में भारत में लोकतंत्र के लिए आवश्यक कौन कौन से ऐसे घटक हैं वो आपको तैयार हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप सारा जो टॉपिक है वो कवर कर लेना है, और हर टॉपिक आपको इजीली गूगल, यूट्यूब, कहीं से भी बुक से तैयार बस कर लेने हैं, क्योंकि इन्हीं से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। 33 टॉपिक है हमारा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, ठीक है। अभी आपने देखी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली समझी थी, और अभी आप समझने वाले हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। तो देखो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कह लो या फिर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कह लो, हालांकि है एक ही दोनों, बट यहाँ पर एक चीज़ ये है कि जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वो है क्या, और यहाँ पर आपको ये बताना है कि लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है वो कैसी है, ठीक है। वहाँ प्रणाली की बात हो रही थी, यहाँ व्यवस्थाएं की बात हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हो आपके नागरिक शास्त्र के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। केवल इतने ही टॉपिक आपको नागरिक शास्त्र के अंदर तैयार करके जाने हैं। अब देखिए यहाँ से आपको अर्थशास्त्र के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो तैयार कर लेने हैं, और अर्थशास्त्र के जितने टॉपिक हैं उनको पढ़ने के बाद में आपकी ये पूरी वीडियो समाप्त हो जाएगी। यदि आप सारे टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेंगे बोर्ड एग्जाम से पहले, तो आपके सारे के सारे प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे, तो आप इजीली 95+ सोशल साइंस में कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, टॉपिक नंबर 34, जो कि हमारा अर्थशास्त्र का पहला टॉपिक है कि मानव विकास सूचकांक। यानी भैया मानव विकास सूचकांक जो होता है ये होता क्या है, ठीक है। आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी करनी है, ठीक है। फिर इसी में दूसरे स्टेप पर आपको पढ़ना पड़ेगा कि मानव विकास के घटक कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको जरूर पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आप पढ़ते जाएंगे। मानव विकास सूचकांक पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में मानव विकास के घटक आप पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे करके आप सारे के सारे जो भी टॉपिक हैं वो कवर करते चले जाएंगे। 35 नंबर पर हमारा टॉपिक है विकास की अवधारणा, यानी विकास की अवधारणा क्या होती है ये आपको तैयार कर लेना है। 36 नंबर पर है कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, इसके बारे में एकदम अच्छे से आपको जानकारी पता कर लेनी है। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं आपके जो और इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो कि रह गए हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स के या फिर अर्थशास्त्र के। तो चलिए देखते हैं। चलिए हमारा 37 नंबर टॉपिक है, यानी हमारा अगला टॉपिक है भैया कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। अब देखिए अभी आपने अर्थव्यवस्था के बारे में भी समझा था ना, अर्थव्यवस्था भी आपने नागरिक शास्त्र में समझी थी ना, तो सेम अर्थव्यवस्था आपकी कह सकते हो कि आपकी इसमें भी पूछी जाती है, ठीक है। अर्थशास्त्र में भी आपकी अर्थव्यवस्था आती है, जो कि डेफिनेटली आएगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था ही अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्थाओं से मिलकर ही अर्थशास्त्र बना है ना। तो अर्थव्यवस्था क्या होती है इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर अर्थव्यवस्था के अंदर आपको पढ़ना है कि अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की समस्याएं क्या थीं, ठीक है। ये पूरा टॉपिक आप एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद अगला टॉपिक तैयार करेंगे अर्थशास्त्र का कि गतिविधि क्या होती है, यानी गतिविधि क्या है, ठीक है। गतिविधि के अंदर आप तैयार करेंगे कि आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण,
यानी भैया आर्थिक जो गतिविधि होती है ये क्या होती है ना, वो तो आप तैयार कर ही लेंगे। यानी गतिविधि तो आप वैसे भी तैयार कर लेंगे, लेकिन आर्थिक गतिविधि के अंदर जो वर्गीकरण होता है वो भी आपको तैयार एकदम अच्छे से कर लेना है। इसके बाद 39 नंबर टॉपिक है संगठित और असंगठित क्षेत्र। ये दोनों क्षेत्र के बारे में आपके एग्जाम में अंतर आता है, ठीक है, अंतर पूछा जाता है। तो यदि आप इन दोनों के बारे में एकदम अच्छे से तैयारी कर लेंगे ना, तो अंतर अपने आप से बना बना करके एग्जाम में लिख के आ जाएंगे, ठीक है। 40 नंबर टॉपिक है कि तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्र से बेहतर क्यों है, आपको ये बताना है, ठीक है। यानी जो तृतीय क्षेत्र है वो अन्य क्षेत्र से बेहतर क्यों है, ये आपको बताना है। 41 नंबर टॉपिक है राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, ठीक है। ये पूरा एक ऐसा ही टॉपिक है एकदम सीधा सीधा कि राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम। अब ऐसे ही एकदम ये आप टाइप कर देंगे गूगल यूट्यूब कहीं पर कि राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 से आप क्या समझते हैं, आपको इजीली वे में एकदम बेहतरीन तरीके से इसका आंसर आपको मिल जाएगा गूगल या फिर यूट्यूब पर, ठीक है। इसके बाद देखिए 42 नंबर पर हमारा टॉपिक है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है और द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, इन दोनों ही क्षेत्र के बारे में आपको अच्छे से जानकारी कर लेनी है। यहाँ से आपके एग्जाम में अंतर भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में परिभाषा भी पूछी जा सकती है, ठीक है। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में एक लॉन्ग प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि प्राथमिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र क्या होते हैं, इनके बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। चलिए 43 नंबर देखेंगे अगला टॉपिक। सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य। तो 43 नंबर पर टॉपिक हमारा है कि भारतीय रिजर्व बैंक क्या है, इसके कार्य आपको एकदम अच्छे से तैयार कर लेने हैं। 44 नंबर टॉपिक है स्वयं सहायता समूह, इसको एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए। 45 नंबर पर टॉपिक हमारा है औपचारिक तथा अनौपचारिक ऋणों। औपचारिक ऋण क्या होता है और अनौपचारिक ऋण क्या होता है, इसके बारे में भी आपको अंतर आता है आपकी परीक्षा में, और इसके बारे में भी परिभाषा आपके एग्जाम में पूछी जाती है। इसके बाद देखिए 46 नंबर टॉपिक है वैश्वीकरण क्या है, ठीक है। वैश्वीकरण देखिए, वैश्वीकरण एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका आप एकदम सचित्र वर्णन पढ़ेंगे, कहीं से भी पढ़ेंगे, लेकिन आप उसको सचित्र वर्णन एकदम अच्छे से इसका तैयार करेंगे। चलिए अगला 47 नंबर टॉपिक है कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। यानी भैया विदेशी व्यापार जो होता है इससे आप क्या समझते हैं, विदेशी व्यापार कैसे होता है, किन किन माध्यमों के बीच में होता है और कैसे होता है, ये सारी जानकारी आपको एकदम अच्छे से तैयार कर लेनी है। भारत की विदेशी व्यापार की किन्हीं दो विशेषताओं को बताइए, ठीक है। ये पूरा टॉपिक आप देख सकते हो और एकदम ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। 48 नंबर टॉपिक है कि उपभोक्ता क्या होता है। उपभोक्ता क्या है, उपभोक्ता सरकार क्या है, ठीक है। देखिए ये वो टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में जिनसे सीधा एग्जाम में प्रश्न आते हैं, और यदि आप इन्हें तैयार करके जाएंगे तो होपफुली आपके सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से इन्हीं टॉपिक से देखने को मिलेंगे। तो उपभोक्ता क्या है इससे आपने पढ़ लिया। अब इसके अंदर आप क्या पढ़ोगे, उपभोक्ता का शोषण पढ़ोगे, उपभोक्ता के अधिकार पढ़ोगे, ठीक है। यदि आप ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हो, उपभोक्ता क्या है, उपभोक्ता के शोषण, उपभोक्ता के अधिकार, तो ये पूरा कंप्लीट टॉपिक तैयार हो जाएगा, और जिसके साथ साथ आपको इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में तैयार हो जाएंगे। चलिए 50 नंबर पर टॉपिक देखते हैं सभी लोग कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन। ये मैंने एक अलग से टॉपिक बना लिया क्योंकि यहाँ पर देखिए आपने उपभोक्ता के बारे में पढ़ा, यानी उपभोक्ता की चीज़ों के बारे में पढ़ा, लेकिन अब भारत में उपभोक्ता का आंदोलन आपको इसके बारे में एकदम अलग से पढ़ना है, ठीक है। कि भारत में उपभोक्ता का आंदोलन क्यों किया गया था, ठीक है, क्यों किया गया था, क्या उसके पीछे कारण था, ठीक है, और उपभोक्ता आंदोलन में क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो ये सारी चीज़ें यदि आप पढ़ लेंगे तो आपका उपभोक्ता आंदोलन भी समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि सामाजिक विज्ञान के टोटल 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आप तैयार करके यदि आप जाओगे 2026 बोर्ड एग्जाम से पहले यदि आप तैयार कर लेते हैं तो होपफुली आपको 100% गारंटी है कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इन्हीं टॉपिकों से देखने को मिलने वाले हैं।